नमस्ते दोस्तों। आइए आज हम सब एनसीईआरटी ट्यूटोरिया का जो ऑल आउट बुक आया है, ऑल आउट बुक जो आया है एनसीईआरटी से संबंधित क्लास 6 से 12 तक की बुक है। आज हम सब एनसीईआरटी के हिस्ट्री सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री की क्लास 6 को आज हम सब पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझते हुए समाप्त करेंगे और उसके बाद क्रमवार तरीके से 6, 7, 8 पहले हिस्ट्री समाप्त करेंगे। उसके बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट पे आएंगे। हिस्ट्री का पहले अच्छी तरीके से समाप्त करते हैं। आइए देखते हैं क्लास 6 का चैप्टर 1 से संबंधित क्लास 6 का जितना भी चैप्टर एनसीईआरटी में सभी से क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको एनसीईआरटी बेस्ड एनसीईआरटी का ही ऑल क्वेश्चन है इसमें और सभी चैप्टर से क्वेश्चन को लिया गया है इसमें जितने भी चैप्टर है क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर में। क्लास 6 के जितने भी चैप्टर हैं देख सकते हैं सभी का क्वेश्चन है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ स्थित है? सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये जो है ना पाकिस्तान में स्थित है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ स्थित है? सुलेमान और किरथर पहाड़ी जो है यह पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ी भारत के उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु के हिदोल अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा? यानी सिंधु को हिदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा था? इसको याद रखना है। सर्वप्रथम जो है ना ईरानी तथा यूनानी के द्वारा बोला गया था सिंधु को हिदोस अथवा इंडोस। ठीक है, सबसे पहले ईरानी तथा यूनानी ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा और इन नदी के पूर्व क्षेत्र को इंडिया कहा, यानी नदी के पूर्व वाले क्षेत्र को इंडिया कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडुलिपि को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है? पांडुलिपि को जो है ना पांडुलिपि को किस भाषा में लिखा गया है? पांडुलिपि को सभी भाषा में लिखा गया है, अच्छी तरीके से याद रखना। संस्कृत में भी लिखा गया, प्राकृतिक में और तमिल में भी, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सबका। भारत भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि भारत को जो है ना उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि ये बड़े आकार के कारण है। सही बात है, और समुद्री पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण है। ये जो है ना पहली बात, इसका बड़े आकार के कारण उपमहाद्वीप कहा जाता है और समुद्रों पहाड़ी तथा पर्वतों से बटे होने के कारण। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडुलिपि का क्या महत्व है? पांडुलिपि का क्या महत्व है? ठीक है, पांडुलिपि का महत्व आइए देखते हैं। ये प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा, ये भी सही है, राजा के जीवन की चर्चा और धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों की चर्चा और स्तंभ लेखों के अध्ययन में, ये इसका सब सही है, पांडुलिपि के महत्व से संबंधित है। ठीक, आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब बुर्जहोम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुर्जहोम में जो है ना आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है बुर्जहोम में लोग जो है ना गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, ये सही है। पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली, ये भी सही है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है। संभावित रूप से सबसे पहले मनुष्य द्वारा कहाँ गेहूँ जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना प्रारंभ किया गया था? कहाँ पे मनुष्यों के द्वारा जो है गेहूँ जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया था? ये मेहरगढ़ से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, मेहरगढ़ से ही मनुष्यों ने जो ना जौ गेहूँ जैसे अनाज के उत्पादन एवं भेड़ बकरी पालना प्रारंभ किया था। आइए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12,000 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे? 12,000 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे? 12,000 साल पहले जो है ना घास वाले मैदान जो है ना जलवायु परिवर्तन के कारण बनने लगे। जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग 12 लगभग जो है ना 12,000 साल पहले दुनिया के जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे थे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवर की बड़ी संख्या जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। ठीक है, आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के औजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण काल के औजार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, औजार जो है ना पॉलिश किए जाते थे और उन अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों। एक और दो, दोनों हो जाएगा। प्रारंभिक मानव जो ना आखेटक 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 खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? प्रारंभिक मानव जो है आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? आइए देखते हैं। इसका कारण था, एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल वृक्ष तथा जानवर को खाकर समाप्त कर देते थे, इसीलिए वो सब एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। पहला सही है। दूसरा, शिकार ढूंढने के कारण भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, दूसरा सही। तीसरा है, मवेशी के चारा ढूंढने के लिए भी जाना पड़ता था एक जगह से। मौसम बदलने के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसीलिए इसका सब हो जाएगा। 1 2 3 4 सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, आइए देखते हैं हम सब। मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है? यानी कि मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग में इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाता था। यानी मध्य पाषाण के युग के समय जो ना, इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाता था, ये सही है। और पत्थर और औजार आकार में, पत्थर के औजार जो है आकार में बड़े थे, ये सही नहीं है। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, ये भी सही नहीं है। भला सही है, हम सबका बस याद रखना है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का जो है ना परिणाम क्या हुआ? यह हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का परिणाम पहला देखते हैं। हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। अंत हो गया तो छोड़ेगा ही, पहला से मुहर लेखन तथा बांटों का प्रयोग बंद हो गया, ये भी सही है। कच्चे माल का आयात घट गया, ये भी सही है। नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। 1 2 3 4 सब सही है दोस्तों। ठीक है, आइए इसका राइट आंसर जो है डी, यानी कि सबके सब सही थे। आइए अब 13 नंबर, हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। यानी कि हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। तंबा जो है ना कहाँ से आयात का स्थान, वस्तु यहाँ का तंबा जो है ना राजस्थान से आयात होते थे। ठीक है, और टीन जो है ना अफगानिस्तान से, और सोना कर्नाटक से। इस प्रकार से है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिए, एक का बी, यानी बी हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है हम सबका। हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या अटकलें लगाई? यानी हड़प्पाई सभ्यता के अंत के समय में इतिहासकारों ने क्या अटकलें लगाई थी? इतिहासकारों ने क्या अटकलें लगाई थी, आइए देखते हैं। इतिहासकारों ने नदियों के सूखने के कारण बताया। इतिहासकार यानी हड़प्पा सभ्यता का अंत जो हुआ था, इसके संबंध में इतिहासकारों ने क्या अटकलें, नदी के सूखने के कारण, ये सही है। जंगल के विनाश होने के कारण, ये भी अटकलें लगाई थी। और चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण, ये भी लगाई थी। बाढ़ के कारण, ये भी लगाई थी। और शासकों का नियंत्रण समाप्त होने के कारण, यानी एक 1 2 3 4 5 सभी के सभी सही हैं। हड़प्पा कहाँ स्थित है? ये हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा जो है ना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, अच्छे तरीके से याद रखना। हड़प्पा सबसे पहले खोजा जाने वाला नगर था, ठीक है, याद रखिएगा। यह वर्तमान में पाकिस्तान पंजाब प्रांत में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है? महान स्नानागार जो है ना मोहनजोदड़ो में अवस्थित है। मोहनजोदड़ो में जो ना खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में जो ना ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, इनको भी ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, अग्निकुंड जो कालीबंगा में भी मिले हैं और लोथल में भी मिले हैं। अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? कालीबंगा और लोथल, इसलिए इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य स्थान में जो ना अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे अग्निकुंड में। हड़प्पाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता कौन थी? हड़प्पाई नगरों की जो है ना प्रमुख विशेषता जो है ना
इसका प्रमुख विशेषता हो जाएगा विशाल स्नानागार हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता है, ये तो सही है। और अन्नागार भी है, ये भी सही है। योजनाबद्ध नगर निर्माण किया था हड़प्पा सभ्यता में, ये भी सही है। पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया था, ये भी सही है। यानी चारों चारों सही है दोस्तों, इसीलिए 1 2 3 4 ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है। हड़प्पाई सभ्यता के नगर, हड़प्पाई सभ्यता के नगर अपने काल में सबसे प्रसिद्ध नगर के रूप में व्यवस्थित था। ठीक है दोस्तों, इसमें विशाल स्नानागार, अन्नागार, भवन निर्माण, पकी ईंट का प्रयोग की गई थी और इनकी प्राप्ति हुई थी, और खोज में इन सब की प्राप्ति हुई थी। और योजनाबद्ध नगर निर्माण हड़प्पाई सभ्यता के सबसे प्रमुख विशेषता है, क्योंकि नगर जो बसाया गया था ना, योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया था। इनको भी याद रखें। इमाम गाँव के प्राचीन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इमाम गाँव के प्राचीन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, देखिए, यह घोर नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो भीमा नदी की एक सहायक नदी है। पहला सही है। ठीक। और दूसरा है, इस स्थल पर लगभग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व प्राचीन मानवों का निवास था। ये भी सही है। इस स्थल पर दफनाने की समान प्रथा के अंतर्गत वयस्कों को जमीन में सीधा लिटाया जाता था, जिसमें उनके सिर दक्षिण दिशा में होते थे। इसके सिर दक्षिण नहीं होते थे, उत्तर की दिशा में होते थे। ठीक है, इसलिए ये गलत है। ये दोनों 1 2 सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग्वैदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में दासों के साथ जो है ना कैसा व्यवहार किया जाता था, आइए देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में जो दासों के साथ उन्हें उनके मालिकों की संपत्ति माना जाता, उन्हें जो है ना उनके मालिकों की संपत्ति माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में दासों के साथ, यानी कोई दास है तो समझिए मालिक का संपत्ति है। जैसे जमीन कैसे संपत्ति परमानेंटली होता है, उसी तरह दास परमानेंटली होता था। कभी कभी जिन लोगों ने ना इस प्रार्थनाओं की रचना की, उन्हें खुद भी आर्य बताया। ठीक है। और अपने विरोधियों को जो ना दास या दासु कहा। ये ऐसे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद अलग भाषाएं बोलते थे। बाद में दास और इसका स्त्रीलिंग रूप जो दासी शब्द अर्थ गुलाम ही हो गया। गुलाम ऐसे स्त्री पुरुष होते थे जिन्हें अक्सर युद्ध में बंदी बनाया जाता था और उन्हें उनके मालिकों की संपत्ति माना जाता था, और मालिक उनके अपनी मर्जी का कोई भी काम करवा सकते थे, यानी मालिक उनसे अपनी मर्जी का कोई भी काम करवा सकते थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला है, राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी ऋग्वैदिक काल में, सही है। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, ये भी सही है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वैदिक काल में जो प्रचलित व्यवस्था के बारे में सत्य कथन पूछ रहा है दोस्तों। राजा के पास राजा के पास जो लोगों से एकत्र करने की शक्ति थी। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की, ऐसा नहीं था प्रथा ऋग्वैदिक काल में दोस्तों। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में नहीं है, इसीलिए दोनों का दोनों गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। महापसान में मृतकों को विशिष्ट बर्तन से दफनाया जाता था, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये जो काले और लाल बर्तन, जिन्हें जो महापसान में मृतकों को विशिष्ट बर्तनों से दफनाया जाता था, जैसे काले और लाल बर्तन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकसान कथन कारक, महापसान महाजनपदों के शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों की नियुक्ति शुरू की। कारण बोलता है, जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए अवसर आधारित दान, विशाल किलों के निर्माण और बड़ी अस्थायी सेनाओं के रख रखाव के संसाधनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। आइए देखते हैं, ये आर दोनों सही है, ये आर दोनों सही लग रहे हैं, ये आर दोनों सही है, और आर का सही सही व्याख्या करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, सिकंदर महान किस नदी के तट पर पहुंचा था, जिसके बाद जो है ना उसके सैनिकों ने और आगे पूरब की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया था। ये जो है ना ब्यास नदी के तट पर पहुंच चुका था सिकंदर के सैनिक, ब्यास नदी पर पहुंचा था और उससे आगे जाने से मना कर रहा था।
थोड़ा सिकंदर के बारे में आइए थोड़ा सुन लीजिए अच्छी तरीके से। 2300 साल पहले से ही 2300 साल पहले यूरोप में जन्म मैसिडोनिया में रहने वाला सिकंदर नाम का एक शासक पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। बेशक वह पूरी दुनिया तो नहीं जीत सका, लेकिन उसने मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्से को जरूर जीत लिया था और भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंच गया था। वह ब्यास नदी के किनारे तक पहुंचा था। जब उसने पूरब की ओर आगे बढ़ने चाहा तो उसके सैनिकों ने मना कर दिया, क्योंकि क्योंकि उन्होंने सुना था कि भारत की भूमि से आगे जाएंगे तो मौत निश्चित है और यहाँ हम मरने के लिए नहीं आए हैं। सैनिक सब का मनोबल टूट चुका था। ठीक है, आइए। बज्जी संघ की सभाओं में भाग लेने से किन समूहों की शक्ति बाहर रखा गया था? ये बज्जी संघ की सभाओं में भाग लेने से किन समूहों की शक्ति से बाहर रखा गया था? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महिलाओं को और दास और कर्मकार को। महिला, दास और कर्मकार को जो है बज्जी संघ की सभाओं में भाग लेने से इस समूहों को बाहर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बज्जी संघ का बज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? बज्जी संघ का जो वर्णन है ना, ये दिग निकाय में है। बज्जी संघ का वर्णन जो है दिग निकाय में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल के सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। महिलाओं और शूद्रों को दोनों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। उत्तर वैदिक काल के बाद बोल रहे हैं दूसरा। और दूसरा है, अब जो है ना वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की गई थी। वर्ण व्यवस्था जो है ना जन्म के आधार पर तय की गई थी। दोनों को दोनों सही है, इसका राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि असत्य कथन का चयन करना है इसमें। महाजनपद काल के संबंध में जो है ना निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, गलत कथन चुनना है दोस्तों। ठीक है, कौन सा गलत? हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। यानी हल के फाल जो है ना महाजनपद काल में हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। और दूसरा है, धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हुआ। महाजनपद काल में दोनों को दोनों गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आइए थोड़ा देखते हैं। महाजनपद युग में जो है ना कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए थे। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन की लकड़ी, ठीक है, बनने लगे। हल के फाल जो है ना लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन की लकड़ी की फाल की तुलना में लोहे की फाल आसानी से जोता जा सका। इसके फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरी, असत्य नहीं है, ये सत्य है दोस्तों। ठीक है, हम सब असत्य के हिसाब से इसको मारे, पर ये सही है। ये जो है ना दोनों का दोनों सही है, याद रखना। महाजनपद काल में क्योंकि हल के फाल से दो परिवर्तन हुए थे, हम सब पढ़े। इनकी उपज बढ़ गई। हल के फाल अब लोहे के फाल बनने लगे, जिससे उपज हम सबका बढ़ चुका था। ठीक है, दूसरा, लोगों ने जो धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेती की बीज छिड़क कर धान उपजने के बजाय धान को पौधा तैयार कर उनका रोपना शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए जो ना पैदावार भी अच्छी होने लगी थी। इसीलिए इसका राइट आंसर, यही क्वेश्चन में मिस्टेक है, और सत्य की जगह जो ना सत्य होगा। बस क्वेश्चन सही है। महाजनपद काल में जो अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? इसका राइट आंसर है चित्रित धूसर मृदभांड। यानी महाजनपद काल में जो अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? चित्रित धूसर मृदभांड का उपयोग किया जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ये आ जाएगा फर्स्ट। पहला है, अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया था। इसे ब्राह्मणी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, कंधार अभिलेख के बारे में डिस्कस हो रहा है दोस्तों। आइए देखते हैं।
ये जो ना, इसका कथन फर्स्ट सही है, सेकंड नहीं है। अभिलेख पर जो अशोक शासन का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया था अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के बारे में, बस पहला सही है। ये ब्राह्मणी भाषा में नहीं लिखा गया था। आइए डिटेल देखते हैं थोड़ा सा। लगभग 2550 वर्ष पुराना यह अभिलेख जो है ना, वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ था। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। जब हम कुछ लिखते हैं तो हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेत से बनी होती है। जब हम कुछ बोलने अथवा पढ़ते हैं तब एक एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में, यानी कि ये लिपि जो है ना, ब्राह्मणी में नहीं, अरामाइक तथा यूनानी भाषा में लिखी गई थी। इनको याद रखना है। ये जो कंधार अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं, ये अरामाइक और यूनानी भाषा में लिखी गई थी। जनपद का क्या अर्थ होता है? जनपद का क्या अर्थ होता है? आइए देखते हैं। जनपद का जन के बसने की जगह, जन के बसने की जगह को जनपद का अर्थ होता है। महाजनपद के उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? ये देखते हैं। महाजनपदों का उद्भव जो है ना, 2500 साल पहले हुआ था। महाजनपद का उद्भव जो है 2500 वर्ष पहले हुआ था। ध्यान रखना है दोस्तों। भारतीय दर्शन की शाखा को उसके संस्थापक से मिलाई, यानी कि दर्शन और स्थापना कौन कौन किया था? योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, पूर्व मीमांसा है, वैशेषिक है। आइए देखते हैं। वैशेषिक दर्शन जो है ना, वैशेषिक दर्शन का कौन किया था? वैशेषिक दर्शन का कनाद के द्वारा किया था। ठीक है। और योग दर्शन जो है ना, पतंजलि किया था। सबको ये पता होगा आप सबको। और आप सबका सांख्य जो है कपिला के द्वारा किया था। सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन कपिला के द्वारा किया गया था। और लास्ट में एक बच गया, पूर्व मीमांसा जेमिनी। बस इनको याद रखिएगा दोस्तों अच्छे से, कि वैशेषिक जो है ना कनाद, वैशेषिक दर्शन जो है ना कनाद के द्वारा, योग दर्शन पतंजलि के द्वारा, सांख्य दर्शन जो है कपिल के द्वारा, पूर्व मीमांसा जो है ना जेमिनी के द्वारा। बस। आइए अब आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सबका। पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित नीचे सही विकल्प का चुनना है। सही गलत में कंफ्यूजन हो जाता है। पाणिनि, उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया। ठीक है, उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया, ये सही है। उन्होंने एक विशेष क्रम का स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। सेकंड गलत है दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा पहला। पाणिनि के द्वारा जो ना बस संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे प्रसिद्ध व्याकरणविद में से एक पाणिनि थे। ठीक है, जिन्होंने संस्कृत के लिए एक व्याकरण तैयार किया। उन्होंने ही एक विशेष क्रम में स्वर और व्यंजन की व्याख्या की, और फिर इनका प्रयोग बीजगणित में पाए जाने वाले सूत्र की बीजगणित में पाए जाने वाले सूत्र की तरह सूत्र बनाने में इसका यूज किया गया था। ठीक है, ना कि ये जो सेकंड ऑप्शन है ये गलत है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताइए आप सब। ये सारनाथ में दिया था भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। ठीक है, आइए थोड़ा बुद्ध के बारे में जानते हैं। बुद्ध जो है ना क्षत्रिय थे और तथा साक्य नामक एक छोटे से गणराज्य से संबंधित थे। युवा अवस्था में ज्ञान की खोज में वे घर से सुख सुविधा को छोड़ दिया और बाहर निकल गए। अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे। अन्य अन्य जन विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्हें स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। खुद खुद ही ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो आगे बढ़े। इसके लिए उन्होंने बौद्ध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से बनारसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। और पहली बार किसे? अपने साथ में जो दोस्त थे, उनका साथी गण थे, उन्हीं से अपने दोस्त को ही पहली बार उपदेश दिया था। और कुशीनारा में मृत्यु से पहले
का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने में, लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। यानी उनकी मृत्यु भी कुशीनगर में हो गया था। ठीक है। आइए अब बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध की शिक्षाओं के संबंध में आइए देखते हैं क्या बोलता है। पहला है, बुद्ध ने जो दुख का कारण तृष्णा लालच को बताया, ये भी सही है, एकदम राइट है। उन्होंने कहा कि आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। आत्म संयम यानी संतोष, कुछ भी चीज को संतोष करके जो मिल रहा है उसी में खुश रहना चाहिए आदमी को, इससे आप मुक्ति पा सकते हैं तृष्णा से। इसलिए दोनों का दोनों सही है। ठीक है। उपनिषद शब्द का सही अर्थ है, उपनिषद शब्द का जो ना सही अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद शब्द का सही अर्थ है गुरु के समीप बैठना। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की? संस्कृत व्याकरण की रचना जो है ना किसने की? ये जो ना पाणिनि ने की। स्वामी महावीर ने अपने शिक्षा किस भाषा में दी थी? स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा जो है ना प्राकृत भाषा में दी थी। स्वामी महावीर के द्वारा अपनी किस भाषा में शिक्षा दिया गया? प्राकृत में। आइए थोड़ा महावीर स्वामी के बारे में। स्वामी महावीर ने जो अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके थे। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आइए पहला है, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, ये सही है। साधारणतः किसान वर्ग के लोग ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया था, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर है एक और दो दोनों सही है। ठीक है। महावीर जैन की शिक्षा सरल थी। उनके अनुसार सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री या पुरुष को अपने घर छोड़ देना चाहिए। उनका कहना था घर ही छोड़ दो। उन्हें अहिंसा के नियमों को कड़ाई से पालन करना और बोल रहा है अहिंसा के नियम को कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपने शिक्षा प्रकृति में दी, यही कारण है कि उन्हें साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। इसीलिए जो ना दोस्तों किसान वर्ग लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। किसान लोग जैन धर्म को स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि महावीर का कहना था कि जीव की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। किसान लोग खेती करते हैं, हल चलाते हैं और खेत के अंदर से अनेक जीव अनेक प्रकार के जीव निकलते हैं, उसकी मृत्यु होती है। तब तो एक प्रकार से हिंसा, किसान सब हिंसा कर रहे थे, इसलिए उसके अहिंसा के कैटेगरी में नहीं आ पाते थे किसान, इसीलिए उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियम का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियम का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आप सब, विनय पिटक। विनय पिटक में मिलता है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियम के संकलन विनय पिटक में मिलता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? ये जो विवाहित स्त्री को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए विवाहित स्त्री अगर है तो उनके माता पिता से अनुमति लेना आवश्यक होता था। महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। एक और दो दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय थी। ठीक है। वे वे भारत के बाहर जाकर, बाहर जापान, चीन, दक्षिण कोरिया से काफी लोकप्रिय हुए। बौद्धि बौद्धि बोधिसत्व जो है ना भारत के बाहर जापान, चीन, दक्षिण कोरिया में काफी लोकप्रिय हुए। वो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवाद में साधना करते थे, ये गलत है। ठीक है। इसीलिए दो और तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना निम्नलिखित में से कौन थे? बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? बुद्ध चरित्र के रचनाकार जो अश्वघोष थे। बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष थे। बुद्ध के जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष थे। वे कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में अश्वघोष रहते थे। ठीक है। 500 और वसुमित्र जैसे बौद्ध दार्शनिक तथा नागार्जुन जैसे विद्वान कनिष्क के दरबार में विद्यमान थे।
विद्यमान थे, ठीक है। 46 बौद्ध धर्म के प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए हम सब देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बौद्ध धर्म जो है दक्षिण पूर्व की और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। सही है पहला। दूसरा है, इन क्षेत्र में जो थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। यानी इन क्षेत्र में जो थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप अधिक प्रचलित था, इसलिए दोनों का दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ होता था, जो कहलाता था, क्या कहलाता था? चारों ओर जो स्तूप होते थे वे क्या कहलाते थे? वो प्रदक्षिणा कहलाते थे। वह प्रदक्षिणा कहलाते थे, ठीक है। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था, जिसे प्रदक्षिणा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य साम्राज्य में से कौन सी सामाजिक और धार्मिक समस्याएं थी जिन्होंने अशोक को परेशान किया, उन्हें धर्म के प्रचार के लिए प्रेरित किया था? ठीक है, ये हो जाएगा विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच आपसी संघर्ष। दूसरा, दासों और सेवकों के साथ दुर्व्यवहार। तीसरा, परिवारों और पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़े। ये सभी कारण थे, इसलिए इसका राइट आंसर 1, 2, 3 सब हो जाएगा। यह एक विशाल और सुंदर नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। यहाँ 2 और 3 मंजिला मकान लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। पाटलिपुत्र की भव्यता और वास्तुकला का वर्णन करने वाला उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस प्राचीन यात्री द्वारा लिखा गया है? किस यात्री द्वारा लिखा गया था? आइए देखते हैं। ये जो ना मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। मेगास्थनीज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, आइए। मेगास्थनीज एक राजदूत था, ठीक है, जिन्हें पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकोटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसने उनका विवरण लिखा है। उनके विवरण में एक अंश यहाँ दिया गया है। जिन अवसरों पर सम्राट जनता के सामने आते हैं, उन्हें भव्य शाही जुलूसों के साथ मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में लेकर लाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से सजे हाथियों पर सवार होते हैं। कुछ अंगरक्षक ऐसे पैर अपने साथ रखते हैं जिन पर जीवित पक्षी, जिनमें प्रशिक्षित तोतों एक एक झुंड भी शामिल होता है। सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। आइए मेगास्थनीज के बारे में जान गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है मौर्य काल के दौरान जो है करों और नजरानों के बीच अंतर को सबसे अच्छी तरह से स्पष्ट करता है? करों और नजरानों को अच्छी तरह से स्पष्ट करता है। आइए देखते हैं क्या है। यह जो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। कर नियमित थे और नजराना अनियमित था। यानी कर जो है ना नियमित थे, नजराना अनियमित था, और कमोबेश स्वेच्छा से दिया जाता था, ठीक है। नजराना कमोबेश जो है स्वेच्छा से दिया जाता था मौर्य काल में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी, ठीक है। इसके संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? मौर्य साम्राज्य की स्थापना 2300 साल पहले हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे, हम सब जानते हैं। आइए थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब से मिलते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य निम्न में से कौन सा नगर यानी उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने जाने का प्रमुख मार्ग था? यानी मौर्य साम्राज्य में निम्न में से कौन सा नगर जो है ना उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का प्रमुख मार्ग था? आने जाने का प्रमुख मार्ग जो है ना वो तक्षशिला था। यानी नहीं, मौर्य साम्राज्य के निम्न में से कौन सा नगर जो है ना उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का प्रमुख मार्ग था? ये तक्षशिला था दोस्तों, ठीक है, तक्षशिला था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? उसका नाम जो है ना मेगास्थनीज था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो आए थे, इससे पहले डिस्कस किए थे, जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकोटर के राजदूत था, उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज था। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित कौन जो भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है। विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम किस प्रकार है, आइए हम सब देखते हैं। पहले जो है ना क्या है, पहले हिंद यवन आए, फिर शक आए, फिर हिंद आए, फिर पार्थियन आए, फिर कुषाण आए। विदेशी आक्रमणकारी के क्रम इस प्रकार, पहले हिंद यवन आए, फिर शक आए, फिर हिंद आए, फिर हिंद पार्थियन आए, फिर कुषाण आए। ठीक है, इनको एक दो बार रिपीट करना, याद हो जाएंगे। अशोक ने जगह जगह पर जाकर लोगों को जो है शिक्षा देने के लिए अधिकारियों को नियुक्त की थी। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। इन अधिकारियों को जो है किस नाम से जाना जाता, धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आइए थोड़ा जान धम्म महामात्र के बारे में जानते हैं। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वो बुद्ध के उपदेश से भी प्रेरित हुए थे। ऐसे कई समस्याएं थी जिनके लिए उन्हें उनमें संवेदना थी। उनके समाज में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इसमें कई बार टकराव पैदा हो जाता था। ठीक है, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। उनके अलावा परिवार में हुआ पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन सब से इस सबको शिक्षा देने के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति किया गया। ठीक है, अशोक ने जगह जगह पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया था। इस अधिकारी को धम्म महामात्र, इसीलिए हमेशा उसकी प्रजा में सब जगह टकराव होते थे, आपस में झगड़ते थे। इसलिए उन्होंने जो धम्म महामात्र की नियुक्ति की और जहाँ जहाँ के सबको उनके बारे में समझाते थे और शिक्षा देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला, अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाया। ठीक है, ये तो पहला सही है, एकदम राइट है। अशोक को ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में, अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में नहीं है। ठीक है, अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो ना खरोष्टी में नहीं है दोस्तों, ब्राह्मणी में, याद रखना है। और अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, ये सही है, ये सही है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो ना प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मणी लिपि में, न कि खरोष्टी लिपि में, याद रखना। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में जो ना कलिंग का युद्ध की वर्णन किया है। अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन जो ना किसके अभिलेख में किया है, 13वें शिलालेख में किया, याद रखना, 13वें शिलालेख। निम्नलिखित में से किस स्थानों पर जो अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, आइए देखते हैं। कंधार में भी हुआ है, ब्रह्मगिरी में भी हुआ है, जोगर में भी हुआ है, गिरनार में भी और लुम्बिनी में भी, यानी उपयुक्त में से सभी जगह पे इनके शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, याद रखना। एक बार फिर देख लीजिए, अशोक के शिलालेख जो ना कंधार से, ब्रह्मगिरी से, जौगर से, गिरनार से, लुम्बिनी से, दिल्ली से, वैशाली से, सारनाथ से, इलाहाबाद से, अमरावती से और सांची में पाया गया है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, इसमें तो 5 हैं और साथ में जितने भी हैं अशोक के कहाँ कहाँ से उनके शिलालेख मिले। अशोक के शिलालेख जो ना कंधार से मिले हैं, ब्रह्मगिरी से मिले हैं, जौगर से मिले हैं, गिरनार से मिले हैं, लिच्छवी से मिले हैं, दिल्ली से मिले हैं, वैशाली से मिले हैं, सारनाथ से मिले हैं, इलाहाबाद से मिले हैं, अमरावती से मिले हैं, सांची से मिले हैं। इतना बस याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था। अपने राजदूत को धम्म के प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा था, सीरिया भेजा था। ठीक है, अपने राजदूत को सीरिया भेजा था। सीरिया तो भेजा ही था दोस्तों, साथ ही मिस्र भी भेजा था, श्रीलंका भी भेजा था, उपयुक्त में सभी जगह भेजे थे। ठीक है, अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए राजदूत को सीरिया, मिस्र, श्रीलंका सभी जगह भेजे थे। ठीक है, आइए, मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों का को कौन सा पद दिया जाता था। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को जो है ना कौन सा पद दिया जाता है, राजकुमारों को जो है राज्यपाल बनाया जाता है, इन्हें गवर्नर बनाया जाता था। इनको याद रखना है। प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास के संदर्भ में
कडेसियर और अधिमयी शब्द का प्रयोग प्राय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के दर्शाने के लिए किया जाता था? किस श्रेणी को दर्शाने के लिए किया जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये भूमिहीन कृषि मजदूर और दास के लिए किया जाता था। केडेसियर, केडेसियर और अधिमयी शब्द का प्रयोग जो है ना, भूमिहीन कृषि मजदूर और दास के लिए प्रयोग किया जाता था, इसको याद रखिएगा। संगम संगम मोबेंदार द्वारा धन और संपत्ति एकत्र करने के तरीके के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। वे जो है ना नियमित कर नहीं वसूलते थे, इसके बजाय वे उपहार और भेंट लेते थे। वे नियमित कर नहीं वसूलते थे, इसके बजाय उपहार और भेंट लेते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासक में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश था? सिल्क रूट पर शासन नियंत्रण नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक जो है कुषाण था। सिल्क रूट पर शासन जो है ना कुषाण के द्वारा नियंत्रित किया गया। कुछ शासक इससे इसके बड़े बड़े हिस्सों तक अपना नियंत्रण करना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों से सुरक्षित करते थे, लुटेरों से रक्षा करते थे। आई नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में जो भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? रोमन साम्राज्य में किस वस्तु की मांग जो है ना सबसे अधिक थी? रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? वह है काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च की सबसे मांग अधिक थी रोमन साम्राज्य में। ध्यान रख, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संगम साहित्य जो है ना सबसे अधिक जो है तमिल से। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संगम साहित्य जो है तमिल से संबंधित। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं, ठीक है। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं थे, ठीक है। आइए, उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कब शुरू हुआ था? उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग जो है कब हुआ था? ये जो ना 3000 साल पहले हुआ था, ठीक है दोस्तों। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग 3000 वर्ष पहले हुआ था। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है, ठीक है। लोहे की चीजें जो ना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इसमें जो जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों का फाल शामिल है। लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादकता बढ़ गया था, इसीलिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सर। दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? दक्षिणापथ के स्वामी जो ना निम्नलिखित में से सातवाहन कहे जाते थे। दक्षिणापथ के स्वामी जो ना सातवाहन को कहा जाता था। ये सब क्वेश्चन जो है दोस्तों क्लास 6 में दिया गया है और चैप्टर नंबर 8 का है। ये सब सातवाहन जो चल रहा है हम सब का अभी, ये जो इसके लगभग सातवाहन इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी था। इसके बारे में हमें उनकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है, ठीक है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सतकर्णी ने जो ना पूर्वी पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी, इसलिए दक्षिणापथ के स्वामी जो ना सातवाहन को कहा जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो ना कुषाणों की दूसरी राजधानी रही? कुषाणों की जो ना दूसरी राजधानी जो ना मथुरा रही थी। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा रही थी। अरिक अरिका मेडु नामक प्राचीन पत्थर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अरिका मेडु नामक प्राचीन पत्थर जो है कहाँ स्थित है? अरिका मेडु नामक पत्थर जो है पुदुचेरी में। अरिका मेडु नामक प्राचीन पत्थर कहाँ स्थित है? पुदुचेरी में। अरिका मेडु याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 69 है आहत सिक्के, कथन गलत बोल रहा है दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं क्या गलत है। आहत सिक्के जो ना समांतर, आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार, ये सही है। आहत सिक्के को समांतर ढाल कर बनाया जाता था, आहत सिक्के को ढाल कर नहीं बनाया जाता था। यह सिक्के चांदी और तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे, ये भी सही है। एक गलत कथन दूसरा गलत है। आइए थोड़ा देखते हैं। आहत सिक्के समांतर जन आयताकार और कभी कभी वर्गाकार गोल होते थे, ये सही है। ये लोग धातु को, चादर को काट कर ये धातु को चपेट गोलियों से बनाए जाते थे, ठीक है। यानी धातु की चादर को काट कर बनाए जाते थे और धातु के चपटे गोलियों से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह बनाए जाते थे, इसलिए इसे आहत सिक्के कहलाते हैं। ये सिक्के जो ना उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और इस ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। चांदी या तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का, ठीक है। इन्हें समांतर ढाल कर बनाया जाता था, ये गलत है। ये वो ढाल कर नहीं बनाया जाता, ठीक है दोस्तों। इसे धातु की चादर को काट कर या चपेटे गोल में बनाया जाता था। मथुरा के अभिलेख निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है? मथुरा के अभिलेखों में निम्नलिखित में से किनका उल्लेख मिलता है? आइए, मथुरा के अभिलेख में जो ना सुनारों का उल्लेख मिलता है, लोहार और बुनकरों का, और टोकरी एवं माला बनाने वालों का। इसलिए एक से सभी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। प्रशस्त्री का अर्थ क्या होता है? प्रशस्त्री का अर्थ जो है ना प्रशंसा होता है। प्रशस्त्री का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। समुद्रगुप्त को की नीतियों का वर्णन किसने किया है? समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन जो है किसने किया है? समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन जो है किसने किया है? आइए हम सब देखते हैं। समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन जो है हरिसेन के द्वारा किया गया है। हरिसेन ने हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्त्री में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई? हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्त्री में शासकों की संख्या जो है ना 12 बताई थी। हरिसेन जो है ना 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं और उन्होंने दक्षिणापथ के शासकों की संख्या जो है ना टोटल 12 बताया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? विक्रम संवत की शुरुआत को जो है ना किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? आइए हम सब देखते हैं। विक्रम संवत की शुरुआत जो है ना ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को जोड़कर देखते हैं हम सब। विक्रम संवत, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। इस प्रकार हम सब विक्रम संवत की शुरुआत को चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन को जो नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर जो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय जो ना हर्षवर्धन मगध तथा संभवतः बंगाल, हर्षवर्धन जो है ना मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगह पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पुलकेशिन के बारे में जो सत्य कथन नहीं है। आइए, ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है। ऐहोल शिलालेख जो ना पुलकेशिन द्वितीय के बारे में विजय का वर्णन करता है, सही है। गुप्तों की फिर लड़ाई में उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलकेशिन के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, ये दूसरा गलत है, मृत्यु नहीं हुई थी। तीसरा है, नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और बतापी पर कब्जा कर लिया। नरसिंह नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और बतापे पर कब्जा कर लिया, ये सही है। पुलकेशिन द्वितीय 610 से 642 तक शासन किया था, ये भी सही है। और सत्य नहीं है, इसका सेकंड सत्य नहीं है, ठीक है। बी नंबर सत्य नहीं है। यानी इसमें जो क्लास 6 का हिस्ट्री है ना दोस्तों, इसमें हर एक चैप्टर से क्वेश्चन उठाया गया है और हर एक
चैप्टर से 2, 3, 4 जिस तरह का वेटेज है, जिस तरह का क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट, सभी को उठाया गया। ऐसा नहीं एक चैप्टर से उठाया, नहीं, हर एक चैप्टर से। ऊपर में चैप्टर हम सब स्टार्ट जब कर रहे थे, ऊपर में चैप्टर था ना, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन को उठाया गया है। ये जो हम सब अभी 76 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो ना चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है। चैप्टर 9 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अगर क्लास 6 का एनसीईआरटी होगा तो आप क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 निकालिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब। लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने दिल्ली के महरौली के लोह स्तंभ में निम्नलिखित में से किस शासक का जिक्र किया गया है? किस शासक का जिक्र किया गया है? ये जो ना चंद्र का जिक्र किया गया है। 78, मिलान गलत कीजिए। कौन सा मिलान गलत है? मनी आर्य आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट सही है। मणि मेखलई इलाम ये गलत है। मेघदूत कालिदास सही है। शिल्पादिकारम इलांगो ये भी सही है। इसका बी नंबर गलत है दोस्तों। ठीक है, मणि मेखलम जो है ना, मणि मेखलम जो है ना, इलांगो गलत है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम सबका 79। निम्नलिखित में सुमिलित नहीं है। सुमिलित कौन सा? धातु मंजूषा अवशेष या मूल्यांकन वस्तुओं को रखने का पात्र है। सही है, धातु मंजूषा अवशेष या मूल्यांकन वस्तुओं को रखने का पात्र था। ठीक है, प्रदक्षिणा पथ स्तूप के चारों ओर परिक्रमा हेतु प्रदक्षिणा पथ सुमिलित नहीं है ना। ठीक है, ये भी सही है। वेदिका गर्भगिरी के ऊपर स्थित शिखर को वेदिका, और तोरण स्तूप या वेदिका के अलंकृत प्रवेश द्वार। इसमें सही नहीं है दोस्तों, 3 नंबर जो ना सही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा हम सबका। सही नहीं है, कौन सही नहीं है? आइए हम सब लास्ट देखते हैं। महाबलीपुरम के आकस्मिक मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इन मंदिरों का निर्माण एक ही विशाल चट्टान को तराश कर किया गया था। सही है। दूसरा, इन निर्माण के नीचे से ऊपर की ओर पत्थरों को जोड़ा गया था। ये गलत है। ये ईंट निर्मित मंदिरों के निर्माण पद्धति को दृष्टि से भिन्न है। ये सही है। सही पूछ रहा है ना, तो 80 का सही हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, एक और 3 हो जाएगा सही। दूसरा गलत। दूसरा गलत कैसे? आइए देखते हैं। महाबलीपुरम एक के आकस्मिक मंदिरों में से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया, इसलिए इन्हें एकाश एकाश यानी एकाश्म कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने जाने वाले मंदिरों में से ये बिल्कुल भिन्न होते हैं। सही बात है, ईंट से तो बनते नहीं, ये पहाड़ के बीचों बीच काट के ही बनाए जाते हैं। महाबलीपुरम मंदिर इसी का उदाहरण है। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाती है, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिर को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे क्रम में बनते हैं। जब पत्थर के बनाए जाते हैं पहाड़ से, ये ऊपर से नीचे आते हैं, और ईंट से नीचे से ऊपर जाते हैं। ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो इस प्रकार हम सबका क्लास 6 का टोटल 80 क्वेश्चन जितने भी प्रश्न थे वो कंप्लीट हुए दोस्तों। 80 प्रश्न कंप्लीट हुए। वीडियो अगर यहाँ तक आप देखे हैं तो लाइक करके जाइए, और नेक्स्ट वीडियो क्लास 7 का हिस्ट्री का जल्द मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।